हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे कर्ता। तो हम ये देखेंगे कि कर्ता की आपके परिवार में, संयुक्त कुटुंब में आपका क्या स्थिति रहती है और दूसरा उसका शक्तियाँ क्या क्या है। ठीक है, तो कर्ता हम आज शुरू करेंगे। इसको इंग्लिश में भी आप कर्ता ही बोलेंगे। ठीक है, और इसकी हम देखेंगे कि इसकी आपके संयुक्त कुटुंब में स्थिति क्या है और इसकी शक्तियाँ क्या क्या है। ठीक है, तो कर्ता जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, कर्ता कौन होता है? जो आपका परिवार का जो सबसे बड़ा वाला जो बुजुर्ग होता है या सबसे बड़ा जो मेंबर होता है, जो आपकी संपत्ति का और प्लस परिवार के लोगों का ध्यान रखता है, वो आपका कर्ता होता है। तो मेनली आपका कर्ता जो होता है वो परिवार में ज्येष्ठतम जो आपका मेंबर होता है वही सदस्य आपका कर्ता होता है। ठीक है, कर्ता को आप हम कैसे देख सकते हैं कि जो आपके जिसके अनुसार जिसकी पालना, जिसकी आज्ञा की पालना अपना पूरा परिवार करता है, वही आपका कर्ता होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि वो परिवार के साथ साथ वो उसकी संपत्ति का भी ध्यान रखता है। सेकंड, वो ये ध्यान रखता है कि किसको कितनी शिक्षा देनी है, उसके अनुसार पूरा परिवार चलता है। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि वो ये देखेगा कि किसको कितना भरण पोषण देना है, कि पूरा परिवार का क्या लेन देन है, सब कुछ उसके अंदर रहता है। ठीक है, और इसकी जो शक्तियाँ हैं, जो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि व्यापार का जो मालिक है उन लोगों से इसकी शक्तियाँ काफ़ी ऊपर होती है। ठीक है, इसके बाद में तीसरी चीज क्या है कि किसका विवाह करना है, आपके सहदाई जो भी हैं आपके परिवार की, उनमें किसका विवाह करना है, किसको कितना शिक्षा देनी है, दीक्षा देनी है, ये सारा डिसीजन आपका कर्ता के ऊपर होता है। लेकिन आप अब ये नहीं देखेंगे, इस चीज़ से ये नहीं बोला जाएगा कि जो कर्ता है वो एक तरीके से तानाशाह बन जाए। समझ में आई बात? अगर किसी के पास इतनी पावर है तो ऑब्वियसली वो पावर का कभी कभी दुरुपयोग करता है और एक साइड, किसी एक फेवरेट बच्चे की साइड आप हो जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो उसके लिए अपना न्यायालय है, वो उस चीज़ का अगर कोई किसी के साथ दुबात होता है तो वो वहाँ पे जाके आप रिलीफ भी ले सकते हैं कर्ता के खिलाफ। लेकिन जो कर्ता का मेन काम होता है वो परिवार का देखरेख करना, संपत्ति का देखरेख करना, और ये सारी चीज़ें कर्ता की मेन होती है। ठीक है, उसको क्या करना होता है? तानाशाह ना बन के पूरे अपने परिवार को साथ लेकर चलना होता है और सबका साथ लेके चलना है उसको, और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करके एक उनको सक्सेसफुल लाइफ बनाना होता है, पूरा शिक्षा दीक्षा के साथ। ठीक है, तो उसका ये सारे कर्ता के एक तरीके से काम होते हैं। अगर किसी का विवाह करना है तो विवाह करना भी उसका काम होगा। आपके परिवार की जो वित्तीय स्थिति जो होती है, मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है आपके फैमिली की, वो सब भी आपका कर्ता ही देखेगा। किसी को अगर लेना है, किसी से पैसे लेना है या देने हैं, वो सारे काम भी आपके परिवार के होते हैं, मतलब आपके कर्ता के होते हैं। बट हाँ, वो अगर चाहे तो अपने परिवार के अदर मेंबर्स से सलाह कर सकता है इन चीज़ों में, या फिर उनको कुछ काम बांट सकता है जो उसके खुद के होते हैं। पूरा मेन लीडर वो होगा, लेकिन उसके नीचे बाकी लोगों को वो सारा काम बता सकता है कि आपको ये करना है और आपको ये। ठीक है, ये हमारे कर्ता होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें अपना एक केस आया कि कर्ता में आप क्या क्या, अगर मतलब ज्येष्ठतम अगर नहीं है तो कनिष्ठ जो आपका है मेंबर, कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? छोटे वाला क्या कर्ता बन सकता है क्या? इस चीज़ के ऊपर अपना एक केस गया और उस केस में ये बोला गया कि अगर ज्येष्ठतम ने आपके कर्ता की पोजीशन से त्याग कर दिया, या फिर बाकी मेंबर्स की सहमति से, अगर कर्ता काम नहीं कर रहा है और बाकी मेंबर की सहमति से आप अगर किसी और को, छोटे वाले को अगर आप बनाना चाहेंगे कर्ता, तो वो भी बन सकता है। ठीक है, फिर एक नया दूसरा केस आया आपका पांडुराम बनाम पांडुराम। अब दोनों तरफ पांडुराम इसलिए है क्योंकि ये एक ही परिवार का केस है। ठीक है, इसके अंदर क्या था, जो उनका ज्येष्ठतम मेंबर है, मान लो पिता जो हैं वो खत्म हो गए, उसके बाद में
जो ये केस लेके गए कि जो हमारी माता है क्या वो अपने परिवार का कर्ता हो सकती है। अब तक हम जो बात कर रहे थे वो मेल लोगों की बात कर रहे थे, तो इन्होंने ये पूछा कि क्या माता आपकी कर्ता हो सकती है फैमिली की, परिवार की, ठीक है। क्या माता कर्ता हो सकती है, ठीक है। इस चीज में आपके दो मत है। एक तो हमारा किसने दिया, एक हमारा जो नागपुर, ये नागपुर का ही केस है, उसकी उच्च न्यायालय ने, मतलब नागपुर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि हाँ माता कर्ता हो सकती है, ठीक है, फैमिली की, अगर कोई और बड़ा मेंबर नहीं है तो। लेकिन एक यहाँ पे दूसरी बात आ जाती है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने एक दूसरा केस था आयकर आयुक्त बना सेठ गोविंद राम, ठीक है। ये हमारा एक और केस है जो कि आपने उच्चतम न्यायालय में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। आयकर आयुक्त बना सेठ गोविंद राम। ये हमारा जो केस है ये उच्चतम न्यायालय में गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में गया तो ये सुप्रीम कोर्ट में गया, और यहाँ पे जो ये इस केस में जो आपके बोला गया हाईकोर्ट द्वारा, नागपुर हाईकोर्ट द्वारा, वो इन्होंने डिनाई कर दिया, मतलब इस मत से वो सहमत नहीं है। नागपुर उच्च न्यायालय की मत से अपना उच्चतम न्यायालय सहमत नहीं हुआ, ठीक है। सहमत नहीं है, और उन्होंने ये बोला कि नहीं माता ज्येष्ठ, माता आपकी कर्ता नहीं बन सकती। उनका जो सबसे बड़ा वाला जो बेटा होगा, फिर उसको पिता के बाद में आप कर्ता मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये सारा हो गया। इसके बाद में एक और चीज है कि अगर कर्ता के कुछ हो जाए का मतलब है, अगर कर्ता बीमार है या फिर वो बूढ़ा हो जाए, वृद्ध हो जाए, या फिर विकलांग हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन आए जिसमें उसके माइंड पे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन शारीरिक उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है कर्ता के, तो भी वो आपका कर्ता ही रहेगा, उसकी पोजीशन नहीं हटेगी। हाँ, एक कंडीशन है जिसकी वजह से कर्ता को आप पोजीशन से हटा सकते हैं, वो है विकृतचित्त। विकृतचित्त क्या मतलब है कि अगर वो अनसाउंड हो जाए, अनसाउंड माइंड अगर उसका हो जाए, तो आप उसको फिर उस पोजीशन से हटा सकते हैं। अनसाउंड माइंड क्या मतलब आपका इसका, अगर उसको नहीं समझ में आए कि जो आपकी लेन देन है या जो रोजाना लाइफ में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसका उद्देश्य ना समझ में आए, उसका मतलब उसको समझ में नहीं आए, उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी बीमार हो जाए, तो आप फिर उसको वहां से हटा देंगे, और उसका जो छोटा वाला जो मेंबर होगा, सदस्य जो होगा, कनिष्ठ जो होगा, आप फिर उसको कर्ता बना देंगे, ठीक है। तो ये पूरी परिवार की सहमति से ये काम होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने सारा देख लिया कि हमारे क्या क्या आपकी कर्ता की स्थिति रही और कौन कौन कर्ता बन सकता है। एक वैसे तो हमारा एक ही कर्ता होता है परिवार के अंदर, लेकिन अगर सबकी सहमति है तो एक से ज्यादा भी आपके कर्ता हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसकी शक्तियां क्या क्या है। हाँ, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, अपने कर्ता की स्थिति पे पूरा ध्यान दे लिया, पूरा पढ़ लिया अब तक। अब हम पढ़ेंगे अपना शक्तियां, कर्ता की शक्तियां, या फिर आप उसको अधिकार भी बोल सकते हैं कि कर्ता की क्या क्या शक्तियां होती हैं, या फिर उसके क्या आगे अधिकार है, ठीक है। तो सबसे पहले अधिकार, ठीक है। सबसे पहले उसको प्रबंध का अधिकार होता है, ठीक है।
परिबंध के अधिकार से आप क्या समझते हैं कि अगर कोई भी उसको व्यवसाय चलाना है, पूरा संयुक्त कुटुंब का एक, या फिर उसको कोई फंक्शन करना है, आपका प्रोग्राम करना है, कोई फंक्शन करना है, तो उस चीज का प्रबंध का पूरा अधिकार कर्ता के पास रहेगा। या फिर आप देख सकते हैं कोई उद्योग खोलना है, तो कौन सा उद्योग खोलना है, पैसे कहाँ से आएंगे, किस चीज का करना है, ये लगभग आपका पूरी पावर कर्ता के पास होती है। या फिर आपके घर में कोई फंक्शन है तो उसमें क्या क्या चीज़ रहेगी, क्या बनेगा, कौन आएगा, ये सारा का सारा पावर आपका कर्ता के पास रहता है। किस दिन होगा, सारा चीज़ कर्ता डिसाइड करता है और उसकी सभी को पालना करनी होती है। ठीक है। दूसरा आपका अधिकार आता है आय का अधिकार। आय के अधिकार से क्या मतलब है कि जितने भी आपके परिवार में सदस्य काम कर रहे हैं, जॉब में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर कोई उद्योग खोल रखा है तो उसकी जितनी भी आय होती है, कोई अगर जॉब कर रहा है तो उसकी जितनी भी सैलरी इनकम होती है, वो सारी की सारी आपको कर्ता को देनी होती है और वो आपकी आवश्यकता अनुसार उसको खर्च करता है या फिर आपको खर्चा देता है। ये सारा का सारा पूरा आपकी फाइनेंशियल पूरा कर्ता संभालता है और वही देखेगा कि सदाई को कितना देना है, किसको कितना देना है, किसके ऊपर कितना खर्च करना है। तो एक तरीके से जो परिवार की पूरी आय जो रहती है वो कर्ता के पास में रहती है। ठीक है। इसके बाद में तीसरा अपना है ऋण का अधिकार। ऋण का अधिकार से क्या समझते हैं आप कि अगर किसी चीज का लोन लेना है, आपको किसी से ऋण लेना है या किसी को ऋण देना है, तो ये पूरे की पूरी भी पावर आपके कर्ता के पास में होती है। वो देखेगा कि किसको कितना पैसा देना है, किसको ब्याज पे देना है, किसको बिना ब्याज पे देना है, ये सारी की सारी पूरी पोजीशन कर्ता के पास होती है। तो हम क्या बात कर रहे थे, ऋण लेने का या देने का पूरा अधिकार आपके कर्ता के पास होता है। ठीक है। ठीक है। अब तीसरी बात हमने ये कर ली कि कोई ब्याज पे पैसे लेने हैं या ऋण लेना है या फिर क्या किस चीज़ पे कितना ब्याज लेना है, ये चीज़ें सारी की सारी आपका कर्ता देखेगा। बस इसमें दो कंडीशन होती है आपकी कि ऋण जो है वो परिवार की आवश्यकता के लिए लेना होता है। ठीक है, परिवार के लिए लेना होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो ऋण आपका विधिपूर्ण होना चाहिए। ओके, अगर वो ऋण विधिपूर्ण होगा, परिवार की आवश्यकताओं के लिए लिया गया होगा, तो उसको आप ऋण का कर्ता को उसका लेने का अधिकार है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आपका चौथा अधिकार कर्ता का क्या रहेगा। चौथा अधिकार आपका कर्ता का प्रतिनिधित्व का अधिकार रहता है। प्रतिनिधित्व के अधिकार का मतलब है प्रतिनिधित्व का अधिकार। प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं कि अगर कोई कहीं पे परिवार को रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे कोई वाद हो गया या फिर कोई शादी वादी में, फंक्शन में, शादी में, तो वो पूरा अगर करता है तो वो पूरे परिवार को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। अगर करता है तो मतलब पूरा परिवार वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर वाद में भी आप देख सकते हैं, कोई खुशी में भी देख सकते हैं, दुख में भी, तो परिवार को पूरा रिप्रेजेंट करने का अधिकार आपके कर्ता के पास में होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपका है पांचवा कि समझौता करने का अधिकार। समझौता कराने का अधिकार। अगर फैमिली में दो मेंबर के बीच में अगर लड़ाई हो गई या फिर कुछ भी वाद विवाद हो गया या बाहर किसी और के साथ हो गया, तो कर्ता को ये पावर होती है कि वो उनके आपस में समझौता करवाएं और जो वो डिसीजन लेगा वो आपको, पूरी फैमिली को आपको मानना होगा और सभी पे वो डिसीजन आपका लागू होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हम ये देखते हैं कि समझौता जो है वो परिवार के बीच में कोई लड़ाई की बात कर रहा है। ठीक है, और वो चीज़ आपकी परिवार की जो डिसीजन लेगा वो परिवार के हित में होना चाहिए। ठीक है, अगर
वो किसी एक को लेके बायस नहीं हो सकता। बायस का मतलब है एक की तरफ वो रुझान नहीं कर सकता। और परिवार की आवश्यकताओं के लिए है, उसका जो डिसीजन है वो ईमानदारी से होना चाहिए। ईमानदारी से अगर वो डिसीजन लेता है तो आपका उसको आप समझौते का अधिकार के अंदर आप मतलब उसका राइट है, उसके पास पावर है कि वो डिसीजन ले सके और आपको मानना होगा अगर ईमानदारी से उसने समझौता करवाया है तो बीच में। ठीक है, ये हमारा फोर्थ हो गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसको क्या अधिकार है, किसका मतलब नेक्स्ट वाला। अगर वो इसमें एक और बात है समझौते वाले में, अगर उसका कोई भी डिसीजन ऐसा है जो कि किसी एक के पक्ष में है या फिर उसने गलत मतलब किसी एक का फायदा करने के लिए और एक का नुकसान करने के लिए लिया है, तो आप उस डिसीजन को न्यायालय में ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका 6 पॉइंट आता है कि उसको पंच निर्णय लेने का भी अधिकार है। पंच निर्णय का अधिकार। पंच निर्णय का अधिकार से क्या मतलब है कि अगर पारिवारिक कोई लड़ाई हो गई एक परिवार की दूसरे परिवार के साथ, या फिर घर में ही इतनी बड़ी लड़ाई हो गई जो कि पंच निर्णय की जरूरत पड़ती है, तो वो आपका पंच निर्णय करवा सकता है और जो उसका जो डिसीजन होगा वो आप सभी को मानना होगा, सभी पे लागू करना होगा। ठीक है, तो ये पंच निर्णय और समझौते में मेन क्या अंतर है। समझौता एक छोटी लड़ाई में छोटी कुछ बात पे होता है, और पंच निर्णय की आपको कब जरूरत पड़ती है, जब परिवार में बड़ी लड़ाई हो जाए, तो उस पर भी आपका कर्ता उसका डिसीजन ले सकता है। इसके बाद में 7 आपका है अभिस्वीकृति का अधिकार। अभिस्वीकृति का अधिकार से क्या मतलब है कि अगर कोई स्वीकृति का अधिकार, अभिस्वीकृति का अधिकार से क्या मतलब है कि अगर आपने किसी को ऋण दे रखा है, किसी और को ब्याज के ऊपर रुपए दे रखे हैं, तो परिवार में किसी भी मेंबर ने अगर दे रखे हैं तो उसके बिहाफ पे वो उसका ब्याज ले सकता है या फिर ऋण उसका वापस ले सकता है। इसमें एक आपका अपवाद है कि वो ऋण आपका जो है वो समय के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो टाइम, जो आपकी लिमिटेशन एक्ट जो टाइम लगाता है ना कि इतने दिन तक ही आप उसको ऋण को ले सकते हैं, तो वो आपका टाइम से ऊपर नहीं होना चाहिए, समय से ऊपर नहीं होना चाहिए। समय के रहते रहते जो समय डिसाइड है उसमें आप वो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला अपना आता है जो कि है संविदा करने का 8वां संविदा का अधिकार। अब कर्ता जो है वो पूरे फैमिली के बिहाफ पे किसी के साथ संविदा कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कर्ता का। ठीक है, अगर कोई भी करार करना है किसी दूसरे इंसान के साथ, किसी कंपनी के साथ, अगर कोई व्यवसाय या उद्योग खोल रहे हैं तो उसके जो करार होते हैं वो सारे के सारे कर्ता कर सकता है और उसके पास ये अधिकार होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, 9th देखेंगे हम इसके अधिकार में। 9th आपका क्या अधिकार है कि अन्य संक्रमण का भी इसको अधिकार होता है। अन्य संक्रमण के अधिकार से क्या मतलब है, अन्य संक्रमण जैसे हमने पीछे देखा था कि अन्य संक्रमण क्या होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार होता है उसको आपने किसी और को दे दिया, मतलब प्रॉपर्टी को आपने संपत्ति को बेच दी या फिर उसका किसी को लोन ले लिया, उसके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए उसको एक उस अधिकार को, ओनरशिप को आपने किसी और के ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, तो वो परिवार में वो संयुक्त कुटुंब का कर सकता है। 2 आपके मेन कंडीशन है, अगर वो पूरी होती हैं तो वो आपका पूरा ये अन्य संक्रमण आपकी प्रॉपर्टी का, संपत्ति का कर सकता है। पहली बात क्या है कि जो आप अन्य संक्रमण कर रहे हैं वो परिवार के लाभ के लिए होना चाहिए। परिवार में अगर कोई फंक्शन है, कोई और चीज़ है,
तो परिवार के लाभ के लिए होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज है, विधिक जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, ठीक है। अगर विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और फर्स्ट परिवार के लाभ के लिए ले रहा है तो वो आपका संपत्ति को, संयुक्त कुटुंब संपत्ति का संक्रमण, अन्य संक्रमण कर सकता है। पहले हमने सैद्धांतिक में ये देखा था कि कोई नहीं कर सकता, लेकिन कर्ता कर सकता है। कब करेगा कर्ता? जब उसके पास ये दो आपकी कंडीशन होगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेके चले तो हम कोई व्यवसाय या उद्योग खोलना है तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी का अन्य संक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सारे के सारे थी। एक चीज है कि जो ये आपका विधिक आवश्यकताओं का क्या मतलब है कि ऐसी कोई कंडीशन ना हो जो कि अनलॉफुल हो। अनलॉफुल कौन सी चीजें होंगी? एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कोई परिवार में बाल विवाह करवा रहे हैं और फिर उसके लिए अगर आप अन्य संक्रमण कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाल विवाह आपका अनलॉफुल है और ये अगर आप करवा रहे हैं तो ये नहीं होगा। ये दो कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप उसका वो कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, एक तरीके से ब्रीफ में ले लेते हैं कि कर्ता की स्थिति क्या है। कर्ता की स्थिति बहुत ही यूनिक और पूरी पावरफुल होती है फैमिली के अंदर, और ये किसी और से आप कंपेयर नहीं कर सकते। जो कर्ता कौन होगा? जो आपका सबसे बड़ा जो फैमिली का सदस्य होगा वो आपका कर्ता होगा। वो संपत्ति का भी देख रेख करता है, परिवार का भी, और उसके अनुशासन में आपके सभी आप चलते हैं, ठीक है। फिर हमने दो केसेस देखे, माता कर्ता हो सकती है या नहीं, ज्येष्ठम कर्ता हो सकता है नहीं, उससे कनिष्ठ कर्ता हो सकता है नहीं। ये दो केसेस हमने देखे। उसके बाद में हमने बात की कि इसकी शक्तियाँ क्या क्या है, ठीक है। तो इसकी 9 शक्तियाँ थी और कर्ता से कोई लेखा जोखा भी नहीं मान सकता। अगर उसको नहीं दिखाना तो वो नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये सारी आपकी हमारी कर्ता की हमने स्थिति और शक्तियों की बात की। सैद्धांतिक जो हम पढ़ रहे थे उसमें एक अधिकार रह गए थे। सैद्धांतिक के अधिकार क्या क्या होते हैं, तो हम पहले एक बार 5 मिनट वो देखेंगे कि सैद्धांतिक अपने अधिकार क्या क्या है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, सैद्धांतिक के बारे में पढ़ा था हमने कि सैद्धांतिक कौन होता है? पिता, पुत्र, पौत्र या फिर उसका परपौत्र। ये 4 जनरेशन आपकी सैद्धांतिक में आती है। जैसे हमने लक्षण में देखा था लगभग कुछ सेम से ही आपके इसके अधिकार। तो पहला अपना अधिकार होता है इसके सैद्धांतिक के, हम अधिकार की बात करेंगे तो पहला आपका अधिकार होता है जन्म से अधिकार। सैद्धांतिक जो प्रॉपर्टी है आपका, उसके अंदर आपका जन्म से अधिकार होता है, ठीक है। कोई भी आपका पिता, मतलब किसी पिता का कोई पुत्र होता है, अगर वो जन्म लेता है तो उसके बाद में उसकी जो सैद्धांतिक की जो प्रॉपर्टी है, संयुक्त कुटुंब की जो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर उसका अधिकार जन्म से ही हो जाता है। जिस दिन वो पैदा होता है उसी दिन, या फिर कोई दादा का कोई पोता अगर हुआ है तो उसका भी जन्म से ही आपका अधिकार आ जाता है। तो जैसे हमने देखा कि जन्म से अधिकार है, तो अधिकार के साथ साथ आपका ये चीज़ भी लेके चलो कि अगर कोई प्रॉपर्टी में आपका अधिकार है तो आपका उसमें फिर विभाजन करने का भी अधिकार होता है। सेकंड आपका है कि विभाजन का अधिकार, ठीक है। विभाजन का अधिकार या फिर विभाजन का दावा कर सकता है, ये उसको अधिकार होता है, ठीक है। तीसरा, अगर विभाजन कर सकता है तो वो उसमें फिर प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी भरण पोषण या फिर कुछ भी होगा, उसका विवाह वगैरह, कुछ कपड़े वपड़े चाहिए, या फिर जो भी भरण पोषण का मेन मतलब होता है कि आपकी नेसेसरी चीज़ें, तो उसका जो शिक्षा, कपड़े, भोजन, ये सारी चीज़ें आपके भरण पोषण में आती हैं। तो ये उसको भरण पोषण पाने का भी अधिकार होता है उस सैद्धांतिक की प्रॉपर्टी में, ठीक है। भरण पोषण का आपका अधिकार। चौथा आपका आता है, इसके बाद में भरण पोषण के अधिकार के आगाज में अब जो हमारी जो संयुक्त कुटुंब की जो प्रॉपर्टी है
तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, जो आपकी सैदाई की प्रॉपर्टी है, तो आप उस प्रॉपर्टी को ये नहीं बोल सकते हमने लक्षण में देखा था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। आपको ये बोलना होगा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, और सभी उस चीज़ पे दावा कर सकते हैं। तो वो आपकी संयुक्त स्वामित्व दिखाता है कि आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर इंडिविजुअल तो आपका कुछ भी नहीं होता, लेकिन संयुक्त उसका स्वामित्व होता है सैदाई का। हर एक सैदाई का उसमें संयुक्त स्वामित्व होता है, सभी के साथ जॉइंट आपका लायबिलिटी या फिर ओनरशिप आपकी होती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आप अन्य संक्रमण नहीं कर सकते, ये हमने लक्षण में देखा था। तो इसमें क्या है कि अगर कोई दूसरा इंसान अन्य संक्रमण कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं, आपको उसको रोकने का अधिकार है। ठीक है, तो अन्य संक्रमण करने पर रोकने का अधिकार। ओके, तो अगर ऐसा कुछ कर रहा है कोई और सैदाई का आपका ऐसा कर रहा है कि उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है या फिर किसी उस पे लोन वगैरह ले रहा है बिना किसी और की अनुमति से, बिना सभी की सहमति से, तो आप उसको रोक सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। इसके बाद में आपका आता है अपना क्या बोलते हैं 6th अधिकार, और यही हमारा लास्ट अधिकार है कि कर्ता की हम बात करेंगे कि कर्ता जो है आपका मेल जो होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो कर्ता से वो लेखा जोखा ले सकता है। ठीक है, आपकी जो सैदाई की प्रॉपर्टी है उसका पूरा आपका जो क्या है कहाँ खर्च हुए क्या हुई वो लेखा जोखा ले सकता है, ये उसका अधिकार है। यहाँ तक हमारे अधिकार खत्म हुए, तो ये चीज़ आपकी सैदाई जो कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक और बात है कि अपना जो हिंदू छोटी सी और चीज है, आपका एक अमेंडमेंट आया, उसको संशोधन बोल सकते, संशोधन बोलेंगे हिंदी में, उत्तराधिकार आपका एक अधिनियम है संशोधन।